ये वीडियो देखने के बाद आप ज्यादा खुश होंगे। आप अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पाकर ज्यादा सकारात्मक व्यक्ति बन जाएंगे। दुखों को बढ़ावा नहीं देंगे। जिंदगी में दुख दर्द तो आते ही रहते हैं, पर अब आप उन पर अत्यधिक ध्यान देकर उन्हें और बुरा नहीं बनाएंगे। ज्यादा दयालु और प्रेमी व्यक्ति बनेंगे। आप दूसरों के प्रति अधिक संवेदना विकसित करेंगे और इससे आपके रिश्ते और गहरे और विश्वासपूर्ण हो जाएंगे। कभी सोचा है कि हम जो महसूस करते हैं वो दिमाग और मस्ती के बीच की बातें का नतीजा होता है? मगर दिमाग और मस्ती में क्या अंतर है? हमारा दिमाग हमारी मानसिक प्रकृतियों को दर्शाता है, हमारे विचार, इच्छाएं और भावनाएं। दूसरी तरफ मस्ती एक जटिल सिनैप्स का गुच्छ है। तो दिमाग अजीब है जबकि मस्तिष्क बहुत है। उदाहरण के लिए मस्ती में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो खुशी जैसी भावनाओं का कारण बनते हैं, पर हमारी चेतना का अनुभव मस्ती और दिमाग के साथ बातचीत से होता है। मतलब ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं। मान लीजिए आपका काम पर प्रमोशन मिल रहा है और आपका मस्तिष्क डोपामाइन का उत्सर्जन करता है। आप खुश होंगे या चिंता, ये आपका दिमाग पर निर्भर करता है जो डोपामिन की मात्रा को बढ़ाता है। लेकिन दिमाग की शक्ति यहां तक सीमित नहीं है। ये मस्ती के लिए बहुत मुश्किल है। जब भी आप कुछ अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं या ऑग करते हैं। समय के साथ ये न्यूरॉन्स भौतिक रूप से बदल जाते हैं क्योंकि स्थिर भौतिक कनेक्शन बनते हैं उनके बीच। क्या प्रक्रिया को हेब्स रूल जो वाक्य में व्यक्त किया गया है, न्यूरॉन्स जो एक साथ आग लगाते हैं, एक साथ तार करते हैं, इसकी एक उदाहरण है दोस्त के साथ हंसना। ऐसा करने पर आपके मस्तिष्क में उन न्यूरॉन्स के बीच नए लिंक बनते हैं जो हमारे दोस्त की याद और खुशी को ट्रिगर करते हैं। ये साबित करता है कि हमारे मानसिक अभ्यास के बीच में बदलाव आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, ये बुक की सारांश अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरे हार्ड वर्क का यह छोटा सा रिवॉर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूं। आपकी सदस्यता मुझे और अधिक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हुए हम इस किताब के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। एक और उदाहरण है लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का, जो जटिल सड़क के नक्शे और रूट याद करते हैं। इस वजह से उनका हिप्पोकैम्पस, जो याद रखना और फिर उस जगह तक पहुंचना, योजना याद करने में सकारात्मक होता है, औसत से बड़ा होता है। मतलब उनके अनुभव और मस्ती को बदल देते हैं। कभी सोचा है कि हम जो महसूस करते हैं वो दिमाग और मस्तिष्क के बीच की बातचीत का नतीजा होता है? मगर दिमाग और मस्तिष्क में क्या अंतर है? हमारा दिमाग हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को दर्शाता है, हमारे विचार, इच्छाएं और भावनाएं। दूसरी तरफ मस्तिष्क एक जटिल सिनैप्स का गुच्छा है। तो दिमाग अमूर्त है जबकि मस्तिष्क भौतिक है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो खुशी जैसी भावनाओं का कारण बनते हैं, पर हमारी चेतना का अनुभव मस्तिष्क और दिमाग के निकट संपर्क से होता है। मतलब यह एक एकीकृत प्रणाली बनाते हैं। मान लीजिए आपको काम पर प्रमोशन मिलता है और आपका मस्तिष्क डोपामाइन का उत्सर्जन करता है। आप खुश होंगे या चिंतित, ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है जो इस डोपामाइन की बाढ़ को व्याख्या करता है। लेकिन दिमाग की शक्ति यहां तक सीमित नहीं है। यह मस्तिष्क के भौतिक ढांचे को भी बदल सकता है। जब भी आप कुछ अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं या फायर करते हैं। समय के साथ ये न्यूरॉन्स भौतिक रूप से बदल जाते हैं क्योंकि स्थायी भौतिक कनेक्शन उनके बीच बनते हैं। इस प्रक्रिया को हेब्स रूल कहते हैं, जो इस वाक्यांश में व्यक्त किया गया है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसकी एक उदाहरण है दोस्त के साथ हंसना। ऐसा करने पर आपके मस्तिष्क में उन न्यूरॉन्स के बीच नए लिंक बनते हैं जो उस पल की याद और खुशी को ट्रिगर करते हैं। यह साबित करता है कि हमारे मानसिक प्रक्रिया मस्तिष्क के ढांचे को बदल सकती है। एक और उदाहरण है लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का,
जो जटिल सड़क, मैप्स और रूट्स याद करते हैं। इस वजह से उनका हिप्पोकैम्पस, जो याद रखने और फिर उस स्थल तक पहुंचने की योजना याद करने में सक्रिय होता है, औसत से बड़ा होता है। मतलब उनके अनुभव उनके मस्तिष्क को बदल देते हैं। अक्सर हम अपने हालात का शिकार महसूस करते हैं और लगता है कि जिंदगी में असंतुष्टि और दुख तय है। लेकिन अगर हम इन मानसिक प्रक्रियाओं पर सक्रिय रूप से विचार करें तो सेल्फ रिफ्लेक्शन से हमारी जिंदगी खुशहाल और समृद्ध बन सकती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को समझने का प्रयास करना, जिससे हम रोजाना गुजरते हैं। एक अच्छा उदाहरण है सोचना कि हमें क्या खुश करता है। याद रखिए, सकारात्मक सेल्फ रिफ्लेक्शन से हमारे दिमाग की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए 2000 साल पहले एक युवा सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध कहलाता, ने अपनी खुशी और पीड़ा के स्रोतों पर गहरी चिंतन किया। इससे उन्होंने खुशी को अपनाया और पीड़ा से मुक्ति पाई। एक मनोवैज्ञानिक बदलाव जो उन्होंने अपनी जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके हासिल किया। जब हम सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो हम दिमाग को अच्छे अनुभव ग्रहण करने और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने की शिक्षा देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब स्वार्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी जिंदगी पर चिंतन करके हम खुद को और अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की राह पर चलते हैं तो आपके व्यक्तित्व और जीवन में सुखद परिवर्तन आएंगे, जो आपको ज्यादा मिलनसार और हंसमुख बनाएगा। मान लीजिए, अगर आप जिंदगी को सकारात्मक नजर से देखते हैं तो आपका तनाव कम होगा, जो आपके संबंधों को सुधार देगा। सोचिए, अगर आप हमेशा अपने भविष्य की चिंता न करते तो आपके और आपके महत्वपूर्ण अन्य के बीच रिश्ता कितना बेहतर हो सकता है। तो हम ये सब कैसे करें? अगले वीडियो दिखाएंगे कि दुख से मुक्त और खुश व्यक्ति बनना नामुमकिन नहीं है। जैसे आपको पता होगा, हमारी पीड़ा एक उपयोगी एवोल्यूशनरी ट्रेट से उत्पन्न होती है। ये हमें बताती है जब कुछ खतरनाक होता है। मगर आज के समय में कभी कभी ये खतरे इतने स्पष्ट नहीं होते। पीड़ा जिंदगी के उन सभी भावनाओं को दर्शाता है जो हम पसंद नहीं करते और जिन्हें अनुभव करना नहीं चाहेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन से लेकर अपनी बस छूट जाने का गुस्सा या किसी प्रिय का खोना जैसे गहरे दुख तक सब कुछ शामिल है। विस्तार से समझें तो पीड़ा प्रकृति की एक तरकीब है हमें जिंदा रखने के लिए। ये नेगेटिव भावनाएं जानकारी देती हैं कि किस चीज से बचना चाहिए। इसके विपरीत पॉजिटिव भावनाएं बताती हैं कि क्या खोजना चाहिए। ये नेगेटिव या पॉजिटिव भावनाएं हमारे दिमाग के बहुत पुराने हिस्सों से आती हैं, जो हमने अपने इवोल्यूशनरी पूर्वजों से पाई हैं। इन पूर्वजों को डिसाइड करना पड़ता था कि किस पास जाना है और किस से बचना है। उदाहरण के लिए, जिन्होंने सांप से बच के केले के पेड़ की तरफ बढ़कर अपने जीन्स अगले पीढ़ी को दिए, वो जीवित रहे। हमारा दिमाग नुकसान से बचने के लिए झुका हुआ है। नेगेटिव यादें हमारे दिमाग में पॉजिटिव यादों से ज्यादा स्टोर होती हैं, ताकि हम फिर कभी उस सांप के पास न जाएं। आज भी ये अप्रोच अवॉइडेंस व्यवहार हमारी जिंदगी में एक बड़ा किरदार निभाते हैं, लेकिन एक जटिलता के साथ। अब हमें एब्स्ट्रैक्ट मानसिक स्थितियों का भी फैसला करना पड़ता है। हम सिर्फ सांपों से ही नहीं, शर्म या अपमान से भी बचते हैं। और हम सिर्फ केले नहीं, बल्कि आत्म मूल्यांकन को भी अपनाते हैं। पर जबकि ये अप्रोच अवॉइडेंस व्यवहार हमारी सुरक्षा के लिए मददगार हैं, ये कभी कभी हमें दुखी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अप्रोच व्यवहार हमेशा सकारात्मक नहीं होते। इनमें भी पीड़ा शामिल हो सकती है। सोचिए, जब हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते, या हमारी इच्छाएं हमें लंबी अवधि तक दुखी करती हैं। जैसे बड़े भोजन के बाद एक बड़ा डिजर्ट खाना उस समय सही लगता है, पर अंत में ये पीड़ा का कारण बन सकता है। दुर्भाग्य से दर्द से पूर्ण बचाव संभव नहीं है। हालांकि शारीरिक और मानसिक असुविधा अनिवार्य है, लेकिन हमारी पीड़ा ज्यादातर इन असुविधाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। आमतौर पर
हम दो अलग अलग स्तर पर असुविधा अनुभव करते हैं। पहला स्तर एक तीर की तरह होता है, जैसे गलती से बहुत गर्म प्लेट को छूना या रोमांटिक रुचि वाले व्यक्ति द्वारा अस्वीकार किया जाना। लेकिन अधिकांश पीड़ा हम खुद अपने ऊपर फेंके गए दूसरे तीर से आती है। ये दूसरा दर्द स्तर है। दूसरे तीर हमारी प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। उदाहरण के लिए, मेज की टांग पर पैर टकराना, बहुत पीड़ा। पहला तीर होगा। दूसरा तीर वो गुस्सा और दोष मानने की प्रवृत्ति होगी, उसने कुर्सी क्यों हिलाई। ये बदले की भावना ही सच्ची पीड़ा है, जो पहले तीर की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। कभी कभी पीड़ा के लिए पहले तीर की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि पीड़ा हमेशा स्ट्रॉन्ग शारीरिक प्रतिक्रियाओं को शामिल करती है, जो और दूसरा तीर असुविधा को ट्रिगर कर सकती है। कैसे? पीड़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस को ओवरड्राइव में डाल देती है। इससे एड्रेनलिन का बाढ़ और हार्ट रेट में वृद्धि होती है। इसलिए आपके क्रश द्वारा रिजेक्ट किए जाने का पहला तीर रूट कनाल जितना असुविधाजनक महसूस हो सकता है। फिर दूसरा तीर की प्रतिक्रिया आती है, जो एसएनएस गतिविधि को बढ़ाती है, जो बारी में, और दूसरा तीर प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है, जैसे उदासी को लेकर परेशान होना। चीजें बर्फ के गोले की तरह बढ़ती जाती हैं। शरीर लगातार भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति में रहता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से थकाऊ होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कल देने वाले भाषण को लेकर चिंतित हैं, तो वो चिंता घंटों या दिनों तक रह सकती है। क्या आप जानते हैं कि हर किसी के पास अपनी क्षमता बढ़ाने, पॉजिटिव न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स को बढ़ावा देना और अनहेल्थी इच्छाओं को कम करने का साधन है? बस हमें कुछ नए सोचने के तरीके सीखने की जरूरत है। पहला तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक पूर्ण जागरूकता की स्थिति है, जो मेडिटेशन से उत्पन्न होती है। मेडिटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी ध्यान को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसीलिए योग करते समय हम अपने शरीर के प्रति इतने अवेयर होते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन दिमाग के उन हिस्सों में ग्रे मैटर को बढ़ाता है जो ध्यान को नियंत्रित करते हैं। तो माइंडफुलनेस क्षमता को कैसे बढ़ावा देता है? यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस को उत्तेजित करता है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हमारा पीएनएस उत्तेजित होता है, जो हमारी हार्ट रेट को कम करता है और हमें शांत और आराम महसूस कराता है। इस तरह माइंडफुल रहना हमें खुश और अधिक रिलैक्स्ड महसूस कराता है। दूसरा तरीका है होलसम इंटेंशंस के बारे में सोचना, जो ब्रेन के सभी रीजन्स में पॉजिटिव न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स पैदा करते हैं। इंटेंशंस एक प्रकार की इच्छा होती है, और एक होलसम इंटेंशन का उदाहरण यह सोचना है कि आप मजबूत और शक्तिशाली हैं। सच में, मैं मजबूत हूं, मजबूत होना अच्छा है। सोचकर आप कई ब्रेन रीजन्स, लिम्बिक सिस्टम से लेकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक को ट्रिगर कर सकते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। अंत में, कंपोजर का अभ्यास हमारे भावनाओं को नियंत्रित करने और किसी भी अनहेल्थी इच्छाओं को कम करने में मदद करता है। कंपोजर एक नियंत्रण की स्थिति है, जो एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। जब हम कंपोज्ड होते हैं, तो हम किसी खास चीज से अच्छा महसूस करने और उसके लिए अनंत क्रेविंग के बीच का लिंक तोड़ सकते हैं। कंपोजर का अभ्यास यह समझने में है कि चीजें आपको कैसे महसूस कराती हैं, और यह कि आपकी इमोशनल फीलिंग्स आपकी इच्छाओं से अलग की जा सकती है। एक अच्छा उदाहरण है सफलता। सफलता हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन इसकी अनंत क्रेविंग हमें असंतुष्ट और कभी-कभी उदास भी बना सकती है। कंपोजर हमें यह पहचानने में मदद करता है कि अगर हम लगातार इसकी चाह न करें, तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। अब तक हमने देखा है कि मेडिटेशन का मतलब फोकस्ड कंसंट्रेशन होता है, पर यह कंसंट्रेशन सिर्फ जागरूकता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण इंसाइट्स पैदा करने की प्रेरणा भी है। ऐसे इंसाइट्स जो हमें खुद और अपने आसपास के दुनिया के बारे में पता चलते हैं, ये समझ और अच्छी जजमेंट जो एंड्यूरिंग हो, गेन करने के लिए फंडामेंटल है। मेडिटेशन करते वक्त
हमारा ध्यान इंटेंसली फोकस्ड होता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को काट देता है और हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें उजागर करता है, जो आगे चलकर इंसाइट देता है। ज्यादातर समय हम एक तरह की इग्नोरेंस के जंगल में एग्जिस्ट करते हैं। मेडिटेशन से हम एक तेज नाइफ डेवलप करते हैं जो समझ की राह को साफ करने में मदद करता है। जो इंसाइट हम जनरेट करते हैं वो इस नाइफ को और तेज करता है, और जो फोकस हम प्रैक्टिस करते हैं वो इसे शक्ति देता है। जब ये काम करता है तो मेडिटेशन एक माइंड की सिंगलनेस ला सकता है। इस स्टेट में हमारे सेंसेस यूनिफाइड होते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस भूल जाते हैं और हम अपने ध्यान का ऑब्जेक्ट में गहरा इमर्शन अनुभव करते हैं। वास्तव में एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स के दिमाग पर की गई स्टडीज ने सिंगलनेस ऑफ माइंड और हाई फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स के बीच का लिंक डिस्कवर किया। ये वेव्स अवेयरनेस और मेंटल एक्यूटी को अंडरस्कोर करते हैं, जो मेडिटेशन के बाद महसूस होता है। ये फाइंडिंग ये इंडिकेट करती है कि मेडिटेशन हमें और वाइज बना सकता है। सिंगलनेस ऑफ माइंड के बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए आप एक फोकस्ड मेडिटेशन टेक्निक जैसे कि योगा ट्राई कर सकते हैं। हमारी अपनी समझ जो आई के रूप में दुनिया का अनुभव करती है वही मानी जाती है जो हमें डिफाइन करती है। दुख की बात यह है कि यही हमें कुछ सबसे बड़े दुख का अनुभव कराती है। उदाहरण के लिए, जब हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं या दूसरों से अनुमोदन या पुष्टि की आशा रखते हैं, तब हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम इस प्रबल स्वबोध को छोड़ देते हैं और बिना अहंकार के दुनिया में घुल मिल जाते हैं, तो हम शांति और पूर्णता का अनुभव करते हैं। जब हम अनुमोदन को अंदर नहीं लेते या इस पर निर्भर नहीं करते, तो ज्यादा खुश रहते हैं। वास्तव में बुद्धिस्ट भिक्षु और मौत की सजा पाए कैदी दोनों आई को त्याग कर शांति प्राप्त करते हैं, मंत्र अपनाकर नो सेल्फ नो प्रॉब्लम। हालांकि मजबूत स्वबोध कभी कभी उपयोगी होता है और ध्यान लगाने से हम यह सीख सकते हैं कि कब व्यक्तिगत रूप से लेना है और कब अपने आप से एक कदम पीछे हटना है। साथ ही स्वबोध हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभवों की निरंतरता बनाए रखने और दूसरों से खुद को अलग करने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी हमारा स्वबोध हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जो दुख का कारण बनता है। जब हम चीजों से, जैसे यह मेरा लैपटॉप है या मैं यह विश्वास रखता हूं, के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तो चूंकि दुनिया की हर चीज का अंत होता है, हमारा अधिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आखिर में हम हानि और उसके बाद दुख का अनुभव करते हैं। इसका मतलब चीजों के साथ आइडेंटिफिकेशन से हम उनकी किस्मत को अपना लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक स्वबोध पर निर्भर न रहें। सौभाग्यवश ध्यान लगाना हमें चुनने में मदद करता है कि कब हमें अपने स्वबोध का प्रयोग करना चाहिए और कब नहीं। उदाहरण के लिए, ध्यान में हम चीजों पर विचार कर सकते हैं बिना पर्सनल प्रोनाउंस का उपयोग किए। तो मैं पक्षियों के बारे में सोच रहा हूं की जगह आप सोच सकते हैं पक्षियों के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अब जब आपने दुख को पराजित करके खुशी और बुद्धिमत्ता को अपनाने का तरीका सीख लिया है, तो हम प्यार को बढ़ावा देंगे बिना नफरत के। अगले वीडियो इस पर प्रकाश डालेंगे। हम प्यार क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि हम प्यार क्यों करते हैं? एक छोटा जवाब यह है कि प्यार करना एक कॉन्सेप्ट जो किनशिप और कोऑपरेशन से जुड़ी भावनाओं का आवरण है, हमारी डीएनए में है। वास्तव में मानव मस्तिष्क की संरचना ने हमारे विकास के दौरान प्यार के लिए विकसित की है। स्तनधारी जीव के रूप में हमारे मस्तिष्क दूसरे स्पीसीज जैसे रेप्टाइल्स की तुलना में काफी बड़े हैं। ज्यादातर ये इसलिए है क्योंकि स्तनधारियों को उनके ऑफस्प्रिंग और सामाजिक संबंधों को संभालना पड़ता है। जैसे प्राइमेट्स का मस्तिष्क आकार उनकी सामाजिकता से जुड़ा है। जितनी अधिक सामाजिक प्रजाति, उतना बड़ा उनका मस्तिष्क। इसके अलावा मानव मस्तिष्क का आकार पिछले 3 मिलियन सालों में 3 गुना बढ़ गया है और इस विकास का बड़ा हिस्सा अच्छे इंटरपर्सनल संबंधों को सुविधाजनक बनाने में लगा है। विशेष रूप से मस्तिष्क ने कुछ न्यूरल नेटवर्क्स विकसित किए हैं जो प्यार की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे परोपकार
और क्षमा। और भी मस्तिष्क में एक शक्तिशाली न्यूरोकेमिस्ट्री है जो इंसानों के बीच बंधन को बढ़ावा देता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन शामिल है, एक न्यूरोमॉड्यूलेटर जो देखभाल को प्रोत्साहित करता है। ये सब दर्शाता है कि हमारी बड़ी प्यार की क्षमता मानव जीवन के सर्वाइवल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और अभी भी है। उदाहरण के लिए, सभी मानव संस्कृतियों में रोमांटिक प्यार पाया जाता है, जो ये सुझाव देता है कि प्यार हमारी बायोलॉजिकल मेकअप में गहराई से स्थित है। प्यार का बायोलॉजिकल बेसिस इस तरीके से एविडेंट है कि प्यार की भावनाएं समुदायों में विश्वास उत्पन्न करने में मदद करते हैं और ये यौन प्रजनन के लिए पार्टनरशिप्स का निर्माण करने में एक भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्यार की भावनाएं मानव प्रजनन में मददगार हैं। जैसे जैसे हम विकसित हुए और हमारे मस्तिष्क बड़े हुए, हमारे बचपन लंबा हो गया क्योंकि हमारे मस्तिष्क जटिल थे। उन्हें जन्म के बाद पूर्ण रूप से विकसित होने में अधिक समय लगता था। इस वजह से माता पिता के लिए अपने ऑफस्प्रिंग के साथ मजबूत बंधन विकसित करना जरूरी हो गया ताकि वे उनकी देखभाल कर सकें और उनका जीवन सुनिश्चित कर सकें। दयालुता और करुणा गहरे संबंधों की कुंजी। कभी सोचा है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए ज्यादा दयालु कैसे बन सकते हैं? या फिर सहानुभूति आपके प्रिय लोगों के साथ मजबूत रिश्ता विकसित करने में कैसे मददगार हो सकती है? अच्छी बात यह है कि सहानुभूति और करुणा गहराई से जुड़ी हुई है। वास्तव में सहानुभूति ही सच्ची करुणा का आधार है। दूसरों के लिए करुणा का मतलब है उनकी गहरी परवाह करना। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो हम उनके नजरिए को समझने में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्तों की अंदरूनी भावनाओं की सच में परवाह करते हैं तो आप उनके लिए अधिक समर्थक और दयालु बनेंगे। दूसरी तरफ जब हमारी सहानुभूति कम होती है तो अक्सर नुकसानदेह परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए, जो बच्चे कम सहानुभूतिपूर्ण देखभाल करने वालों के बीच बड़े होते हैं वे अक्सर वयस्क होने पर असुरक्षित होते हैं और मजबूत संबंध बनाने में संघर्ष करते हैं। और जब कोई बच्चा अनुपस्थित माता पिता के साथ बड़ा होता है तो उसे लोगों से जुड़ने में दिक्कत होती है। दुर्भाग्य से यह एक चक्र को जन्म देता है जहां वह वयस्क बनने पर गहरी पूर्वाग्रह रखता है और शोषण करने वाला व्यक्ति बन सकता है। शायद वह भी अपने बच्चों के लिए अनुपस्थित माता पिता बन जाए। लेकिन सहानुभूति सिर्फ करुणा से ज्यादा है। सहानुभूतिपूर्ण होने से आप दूसरों के साथ गहरे, ज्यादा सफल रिश्ते बना सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि सहानुभूति पारस्परिक संघर्षों को शांत और सुलझा सकती है, जैसे जब एक अच्छा दोस्त आपकी आलोचना करता है। अगर आप उस दोस्त को सहानुभूति दिखाएंगे तो आप उसकी चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नतीजा यह होगा कि शायद वह आपकी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना करेगा और इसलिए कम आलोचनात्मक और ज्यादा समझदार बनेगा आपके प्रति। इसके अलावा सहानुभूति हमें दूसरों के करीब होने में महसूस होने वाली सतर्कता को कम करने में मदद करती है। यह एक तथ्य है कि अधिकतर मनोवैज्ञानिक पीड़ा नजदीकी रिश्तों और बचपन के दौरान होती है, क्योंकि इन स्थितियों में हमारा मेमोरी नेटवर्क और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सबसे कम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का निर्णय लेने वाला हिस्सा, द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए, हम छोटी उम्र में किसी धोखेबाज व्यक्ति पर विश्वास करने के कारण ज्यादा चोटिल होते हैं। विपरीत रूप से वयस्क के रूप में हम शायद पहली जगह में उस व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं करते। हालांकि वयस्क के रूप में सहानुभूतिपूर्ण बनकर हम धीरे धीरे इस सतर्कता और अविश्वास को कम करते हैं और इस तरह खुद को दोबारा दूसरों के साथ गहरे रिश्ते स्थापित करने की अनुमति देते हैं। इस किताब का उद्देश्य यह दिखाना है कि कोई भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है अपनी मानसिक आदतों में बदलाव करके। हमारे दिमाग की संरचना जीवन भर वैसी की वैसी नहीं रहती, बल्कि हमारे मन के साथ विकसित होती है। ध्यान की विधियों को समझने और इस्तेमाल करने से हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं और इस प्रक्रिया में खुशी, प्यार और बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकते हैं।